हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं टीएनएल डिजिटल मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। और ये जो है एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है जिसका नाम है स्ट्रैटेजी संडे। और ये पहला एपिसोड होने वाला है स्ट्रैटेजी संडे का। और इस सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग कंपनीज़ की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिग बाज़ार की और डी मार्ट की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। इसको कहा गया है टेल ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड का मतलब होता है ऑपोजिट, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। और डीमार्ट और बिग बाजार दोनों का बिजनेस मॉडल ही एक दूसरे के काफ़ी ऑपोजिट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द हैं किशोर बियानी जी के। किशोर बियानी जी फ्यूचर ग्रुप के सीईओ हैं। फ्यूचर ग्रुप बाय द वे बिग बाजार की पेरेंट कंपनी। तो बेसिकली बिग बाजार के सीईओ ने ऐसी ऐसी बात रखी है कि उनका जो बिजनेस मॉडल है, बिग बाजार का जो बिजनेस मॉडल है, वो डी मार्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि बिग बाजार और डी मार्ट की क्या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और किस तरह से ये इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब बिग बाजार और डी मार्ट के बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप इससे अपने बिजनेस को भी ग्रो करना सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि आपको भी अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव करना है। खासकर अगर आप एक रिटेल बिजनेस ओनर है तो आप तो ये वीडियो बिल्कुल मिस ही नहीं कर सकते, क्योंकि डीमार्ट और बिग बाजार दोनों ही रिटेल इंडस्ट्री में आती। अब पहले तो देख लेते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री जो मैंने बोला है इसका क्या मतलब है। रिटेल इंडस्ट्री के बारे में और समझ लेते हैं। रिटेल इंडस्ट्री कैसे काम करती है पहले ये देखते हैं। तो रिटेल इंडस्ट्री डिपेंडेंट होती है एफएमसीजी कंपनीज पे। एफएमसीजी कंपनीज होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि कोलगेट और लक्स जैसी कंपनीज होती हैं। कोलगेट और लक्स, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनकी जो प्राइस होती है बहुत काफ़ी कम होती है, इसलिए इनको हम और ये काफ़ी बहुत जल्दी से मूव करते हैं। मीन्स एक कोलगेट का पैकेट अगर बना तो वो लोगों तक पहुंचने में लोग जैसे ही वो मार्केट में पहुंचेगा तुरंत वो बिक जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हैं पहले तो, और ये फास्ट मूविंग, काफ़ी तेज़ी से ये बिकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अब क्या होता है कि एफएमसीजी कंपनीज जो होती हैं रिटेल स्टोर्स को अपने प्रोडक्ट्स देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है रिटेल स्टोर्स को अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कोलगेट और लक्स जैसे देते हैं, और फिर रिटेल स्टोर्स जो हैं कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट्स पहुँचाते हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा एक और सुपर मार्केट्स भी आजकल आ चुके हैं। सुपर मार्केट्स भी बड़े रिटेल स्टोर्स की तरह ही होते हैं और ये भी काम उनका यही है, मकसद उनका सेम है, एफएमसीजी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाना। तो ये हैं रिटेल स्टोर्स और ये है सुपर मार्केट्स। तो सुपर मार्केट भी रिटेल में ही आएगा। और ये जो रिटेल स्टोर, सुपर मार्केट, किराना स्टोर, लोकल स्टोर, इस तरह के जो भी स्टोर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री में आते हैं। तो रिटेल इंडस्ट्री का काम होता है एफएमसीजी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना और कस्टमर्स को देना। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिटेल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बुरी है और इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है रिटेल इंडस्ट्री में। आप लोकल किराना स्टोर देखेंगे, किसी भी गली में हर मोहल्ले में एक ना एक रिटेल स्टोर आपको मिल ही जाएगा, एक लोकल रिटेल स्टोर। तो प्रॉब्लम ये होती है कि कोई यूनिकनेस नहीं बची, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो तो सेम ही है। आप जो है प्रोडक्ट तो लक्स और कोलगेट इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो सेम ही प्रोडक्ट हैं जो आपको बेचने हैं, आप भी वही बेच रहे हैं। आपके थोड़ा दूर भी एक आध कोई दुकान है वो भी वही बेच रही है, जो किराना स्टोर है सब वही बेच रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मार्जिन कम है और प्रॉफिट्स यहाँ पे कम है। तो रिटेल इंडस्ट्री तो काफ़ी बुरी है, पर दो ऐसी कंपनियां जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद, और वो दो कंपनियां हैं बिग बाजार और डी मार्ट। और इन दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं कि कैसा इनका बिजनेस मॉडल है, कैसे इनने इतना अच्छा काम किया। तो हम 4 लेसन्स यहाँ पे लेने वाले हैं। 4 लेसन्स हम जो लेने वाले हैं वो है, फर्स्ट लेसन होने वाला है कि हम कैसे एक स्ट्रेटेजी बनाएं ये जो कमोडिटी ट्रैप है, कमोडिटी ट्रैप के बारे में हम आपको और बताऊंगा, कमोडिटी ट्रैप से निकलने के लिए। फिर हम कैसे अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में हम कैसे और जानें, और कैसे हम कम्युनिकेट करें अपने टारगेट ऑडियंस से और थोड़ी रेपुटेशन बनाएं, और फिर हम कैसे एक प्रॉफिटेबल और एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल तैयार करें। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट जो पहला लेसन जो हम लेने वाले हैं वो है कि हमें हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कमोडिटी ट्रैप से निकलने के लिए। अब कमोडिटी ट्रैप क्या होता है? कमोडिटी ट्रैप में वो बिजनेसेस फंसे हुए होते हैं जो जिनका कि प्रोडक्ट जो है वो एक बहुत ही जिसमें कोई यूनिकनेस नहीं होती, बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कमोडिटी। कमोडिटी का एग्जांपल आपको देखना हो तो कमोडिटी रॉ मटेरियल रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सबको कमोडिटी प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री कमोडिटी ट्रैप में फंसी हुई है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी कुछ गिनी चुनी के अलावा जो कि इस ट्रैप से बाहर होंगी। अब दिक्कत क्या है कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस तो वीट
राइस ये सब ही कर रहे हैं, और वीट और राइस में कोई यूनिकनेस नहीं है। आप यहाँ उगा लें, वहाँ उगा लें, कुछ कर लें, उसको कुत्ता कुछ कर लें, रहेगा तो वो राइस और वीट। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप राइस और वीट का बिजनेस करेंगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी कि आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं होगी। कोई कोई और भी फार्मर ऐसे कैसे अपने अगर बिजनेस खोल लेगा तो उसके भी जो है, इसीलिए फार्मर्स में भी यही प्रॉब्लम आती है कि उनके प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं है। और साथ में इसके अलावा दूसरे एग्जांपल मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि कोई भी अलग दूसरे मेटल्स जो हैं, जैसे आयरन और आयरन में गोल्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप गोल्ड कहीं से लें कि मैंने रॉ गोल्ड खरीदा, आप बोलेंगे किसी को, तो कोई आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से खरीदा, बल्कि ये पूछेंगे कितने कैरेट का है, क्या क्वालिटी है उसकी, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कहाँ से खरीदा, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड है, हर जगह पे गोल्ड ही होता है। तो ये होता है कमोडिटी प्रोडक्ट्स। अब बिजनेसेस जो कि कमोडिटी प्रोडक्ट्स को में डीलिंग करते हैं, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि वो कमोडिटी ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। और एफएमसीजी रिटेल इंडस्ट्री भी कमोडिटी ट्रैप में फंसा हुआ होता है। अगर आप एक रिटेल स्टोर ओनर हैं, अगर आप सोच रहे हैं रिटेल स्टोर खोलने का, तो आप भी कमोडिटी ट्रैप में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि आप भी क्या करने की सोच रहे हैं, वही प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसकी कोई यूनिकनेस नहीं है, जो जैसे कोलगेट और लक्स इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ये मार्केट में हर जगह लोगों को मिलते हैं। आप कुछ उसमें यूनिकनेस नहीं ला सकते, तो आपको बस काम इतना करना है रिटेल स्टोर में कि उसको सेल करना है। तो ये एक ट्रैप है, क्योंकि आप इसमें जैसे हमने देखा कि कोई ज़्यादा मार्जिन, कोई प्रॉफिट हम ले नहीं सकते। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स्ड है, और मिनिमम आप जाएंगे उससे ज़्यादा नीचे चले गए तो फिर आपको खुद को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो देखते हैं कि बिग बाज़ार और डीमार्ट ने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई इस कमोडिटी ट्रैप से निकलने के लिए। बिग बाज़ार ने क्या किया कि उन्होंने एक रेपुटेशन बिल्ड कर ली है अच्छी सर्विस देने के लिए लोगों को। अब सर्विस क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस होता है। सर्विस मीन्स इन स्टोर एक्सपीरियंस। इन स्टोर मतलब जब आप स्टोर में आएंगे, जब आप बिग बाज़ार के स्टोर में आएंगे, तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा किसी भी नॉर्मल स्टोर के कंपैरिजन में। क्योंकि इनके जो स्टोर होते हैं, पहला पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस स्टोर्स हैं। आपको ट्रॉली दी जाती है, आप ट्रॉली से देखिए, बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है प्रोडक्ट्स में। ये जो स्टोर्स होते हैं सभी मॉल्स में होते हैं। मॉल्स में क्योंकि लोग अक्सर जाते रहते हैं कुछ ना कुछ लेने, या फिर मूवीज़ वगैरह देखने, फैमिलीज जाती है मूवीज़ देखने, तो मॉल्स में आपको ये स्टोर्स मिलने का एक और एडवांटेज है कि आपको यहाँ और नहीं जाना पड़ता। आप जैसे मॉल में जा रहे हैं, आप मॉल में ही जाके बिग बाज़ार से शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी वेराइटी होती है इनमें, और ये अरेंज्ड होते हैं सिस्टमैटिकली। अगर आप सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हैं कोई क्रॉकरीज लेने का, कोई किचन की सामग्री कुछ लेने का, हो सकते हैं आप सोच रहे हैं कि आप कोई क्रॉकरी का सामान ले रहे हैं, तो क्रॉकरी के सामान के पास में आपको कुछ फूड आइटम्स भी मिल जाएंगे। अगर आप फूड आइटम पे जाएंगे तो फूड आइटम के पास में आपको कुछ दूसरे और आइटम मिल जाएंगे जो कि फूड आइटम से रिलेटेड हो। तो इस तरह से अरेंज होते हैं कि आप बस एक के बाद एक चीज़ें खरीदते चले जाएं और आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। तो इसलिए बिग बाज़ार ने एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड करा है, और साथ साथ वहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर केयर वाले लोग होते हैं जो कस्टमर्स की हेल्प करते हैं, जो कस्टमर्स की केयर करते हैं और वहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बिग बाज़ार ने एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बना के रखा है, बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, इसलिए ये डिफरेंशिएट हो गए हैं, थोड़ा अलग हो गए हैं दूसरी कंपनी से। जब भी आप सोचते हैं कि यार मैं कुछ आसपास किसी किराने स्टोर से मैं ले आऊँ कुछ भी, तो आप ये नहीं सोचें कि मैं बिग बाज़ार चले जाऊँ। बिग बाज़ार को कोई लोग किराना स्टोर नहीं बोलते, क्योंकि किराना से अपने आप को, एक किराने की दुकान से बिग बाज़ार ने अपने आप को अलग कर लिया है। बिग बाज़ार एक अच्छी ब्रांड, एक बड़ी अच्छी कंपनी बन चुकी है, जो कि अच्छे सर्विस के लिए जानी जाती है। डीमार्ट ने बिल्कुल ही अपोजिट किया इसके अगेंस्ट। डीमार्ट ने कोई एक्सीलेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड करी। डीमार्ट जो है अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही सस्ते प्राइस पे बेचता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते, और ये जो डिस्काउंट्स होते हैं ये जेन्युइन होते हैं और डेली डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। बिग बाज़ार भी डिस्काउंट्स देता है, पर वो ऑकेजनली देता है, कभी कोई फेस्टिव सीजन है, कभी धनतेरस, दिवाली वगैरह पे डिस्काउंट्स वहाँ मिलते हैं। पर यहाँ पर डेली डिस्काउंट्स होते हैं, और ये डिस्काउंट्स बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होते हैं। मीन्स आपको इससे सस्ता प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी ली है डीमार्ट ने। डिस्काउंट अधिकतर सभी प्रोडक्ट्स पे होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पर यहाँ पर इतना अच्छा इन स्टोर एक्सपीरियंस, जैसा हम बिग बाजार में मैंने बताया कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वैसा डी मार्ट में आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से डी मार्ट ने खुद को डिफरेंशिएट किया है। डी मार्ट ने खुद को एक नॉर्मल किराने स्टोर से डिफरेंशिएट किया है कि आपको नॉर्मल किराने स्टोर में एमआरपी पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जबकि डी मार्ट पे आपको एमआरपी पे भी डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट यहाँ पे डी मार्ट पे पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे से एक ही चीज़ सीखनी है कि आपको भी कुछ ना कोई रेपुटेशन बिल्ड करनी होगी। या तो आप हाई क्वालिटी सर्विस की रेपुटेशन बिल्ड करें, जैसे कि बिग बाजार ने करी, या फिर आप एक लोअर प्राइस की रेपुटेशन बिल्ड करें, जैसे कि डी मार्ट ने करी। तो दोनों से आप सीखें, जो जिससे आपको सीखना है उससे सीखें, और एक इस तरह की रेपुटेशन बिल्ड करें। अब अगला पॉइंट कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रेपुटेशन बिल्ड करनी है इस तरह की या उस तरह की, जैसी आप चाहें।
तो अगर आप जो भी तरीका आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपकी टारगेट ऑडियंस भी बदलेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि बिग बाज़ार की जो टारगेट ऑडियंस है, वो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि शॉपिंग मॉल बार-बार जाना पसंद करते हैं, जो कि जिनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है, जो कि एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है पसंद करते हैं। जैसे शॉपिंग मॉल्स में जो जाते हैं, वो अच्छी-अच्छी ब्रांड्स अ, में जा के अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वहीं पे उनको ग्रोसरीज़ भी अच्छे एक्सपीरियंस में लेने का मौका देता है बिग बाज़ार। आपको कहीं पे एयर कंडीशन्ड स्टोर्स में आपको स्पेशली यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है बिग बाज़ार पे। और इसी के ऑपोज़िट जो डीमार्ट की टारगेट ऑडियंस है वो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि इतना ज़्यादा शॉपिंग के एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करते, उनको इतना एन्जॉय नहीं करना होता शॉपिंग, बल्कि उनको मतलब होता है, वो प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको मतलब होता है कि उन्हें सेम प्रोडक्ट ही है तो उनको कम से कम दाम में मिल जाए। तो अगर आप वो ये इस बात पे प्रेफ़रेंस देते हैं कि उन्हें जो है डिस्काउंट मिल जाए। क्वालिटी का मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही है। कोलगेट में आपको 2 अगर आप यहाँ से खरीदें, वहाँ से खरीदें, आपको प्रोडक्ट तो सेम ही मिलना है। पर अगर आपको डीमार्ट, अगर कोई ऐसी कंपनी है डीमार्ट जैसे जो कि सस्ते में दे रही है, तो डीमार्ट तो लोग वहाँ जाना शुरू कर देंगे, जो कि प्राइस सेंसिटिव लोग हैं स्पेशली। तो डीमार्ट के टारगेट ऑडियंस जो है प्राइस सेंसिटिव हो चुकी है, और ये वो लोग हैं जिनको कि डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जेन्युइन डिस्काउंट्स। तो आपको भी अपने टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा और अपने सारे एफर्ट्स जो हैं इसी इसी डायरेक्शन में डालने होंगे। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है उसको इमेजिन करिए, और सारे एफर्ट्स जो हैं टारगेट ऑडियंस को डिलाइटफुल कस्टमर्स में कन्वर्ट करने में लगा दीजिए। अगला पॉइंट है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने टारगेट ऑडियंस से अपना रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए। हमने ये देखा कि आपको रेपुटेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को कॉम्पिटिटिव ट्रैप से निकालने के लिए, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए, अपनी यूनिकनेस बिल्ड करने के लिए अपनी कंपनी में। और हमने ये देख लिया कि जैसे आप अपने डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे खुद को, तो आपकी एक अलग टारगेट ऑडियंस हो जाएगी जिसको आपको टारगेट करना होगा। तो अब आपको टारगेट ऑडियंस को किसको टारगेट करना है, क्या रेपुटेशन बिल्ड करनी है, तो देख लिया, पर अब ये कैसे करें? तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने ऑडियंस से। तो हम देखते हैं कि ये कंपनीज कैसे कम्युनिकेट करती हैं। बिग बाज़ार का देखिए, बिग बाज़ार फेसबुक एड्स का यूज़ कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। स्क्रॉल भी आप करेंगे इन प्रोडक्ट्स को तो काफ़ी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बिग बाज़ार अपने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पर अब अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिग बाज़ार का यूट्यूब ऐड आपके सामने है। यहाँ पर ये जो पूरे ऐड में ही आप देख सकते हैं काफ़ी व्यूज़ हैं इस ऐड में, क्योंकि ये एक ऐड है तो इसको पे करा गया है लोगों तक पहुँचाने के लिए। साथ में आपको जो इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पर शॉपिंग एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं बिग बाज़ार का। तो इस तरह से बिग बाज़ार अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस को भी प्रमोट करता है अपना रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए। उसके अलावा बिग बाज़ार डिस्प्ले एड्स का भी यूज़ करते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट पे हैं तो आपको साइड में कुछ इस तरह के एड्स आते रहेंगे, जहाँ जिससे कि बिग बाज़ार का जो है आपको नाम याद रहेगा। बिग बाज़ार से अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको याद रहेगा, अगर कोई ऑफर चल रहा हो तो बिग बाज़ार आपको यहाँ पे बता सकता है डिस्प्ले एड्स के थ्रू। तो क्योंकि बिग बाज़ार ने इतने एफर्ट्स डाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। फेसबुक लाइक्स 1.7 मिलियन फेसबुक लाइक्स हैं। 17 लैक्स जिसे हम अगर कन्वर्ट करें तो 17 लाख फेसबुक लाइक्स हैं। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी काफ़ी इनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब आप देख लीजिए कितना कितना अच्छा होता है एड्स रन करना और अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करना जिनसे आप लगातार कम्युनिकेट करें। अगर आप एक पोस्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि इतने सारे लोगों तक आपका फेसबुक पर जा सकता है वो पोस्ट। इसी तरह से इंस्टाग्राम भी पे एक जो पोस्ट है वो इतने लोगों तक जा सकता है। यूट्यूब का आपका हर एक वीडियो इतने लोगों तक जाएगा। अब क्योंकि डीमार्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, डीमार्ट का फेसबुक पेज है जिसपे कि काफ़ी कम लाइक्स हैं, कुछ 8,000 लाइक्स हैं। इंस्टाग्राम पे उनका कोई पेज ही नहीं है, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन कहीं पे कोई पेज ही नहीं है उनका, सिर्फ फेसबुक पेज है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा ये जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है ये बिग बाज़ार की तरह नहीं करी। तो क्या कर रहा है डीमार्ट? डीमार्ट कर रहा है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। अब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग तो बिग बाज़ार भी कर रहा है, पर डीमार्ट सिर्फ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग ही कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो क्योंकि उन लोगों को जेन्युइन डिस्काउंट्स देने हैं, तो उनको अब डिस्काउंट्स दे रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली आपकी मार्जिन कम होगी। अगर आपको प्रोडक्ट सस्ते में बेचना है तो आपकी ही मार्जिन जाएगी उसमें। तो अगर आपको मार्जिन बचाना है, अपना प्राइस बचानी है, तो आपको मार्केटिंग में कम से कम खर्चा करना होगा। तो इसलिए जो डीमार्ट है वो न्यूज़पेपर ऐड का यूज़ करता है, ज़्यादा वैरायटी के एडवर्टाइजिंग नहीं करता, ज़्यादा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर एड्स पे स्टिक करता है। और दूसरा रीज़न ये है कि डीमार्ट की जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे हम देख चुके हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है अपने टारगेट ऑडियंस, तो डीमार्ट की जो टारगेट ऑडियंस है वो लोअर मिडिल क्लास है, जो कि इतना ज़्यादा इंटरनेट, इतना टेक सेवी नहीं है, जो इतना इंटरनेट यूज़ करते हो, इतना फेसबुक, यूट्यूब, गूगल इतना यूज़ करते हो। तो इसलिए डीमार्ट को ये भी एक वो है कि लोअर मिडिल क्लास पीपल अधिकतर न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर के थ्रू डीमार्ट
सभी लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पे आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि डीमार्ट का जो लोगो है उसके नीचे टैगलाइन है डेली डिस्काउंट्स एंड डेली सेविंग्स। तो अपने आप को वो अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स देंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग्स मिल सकती हैं यहाँ से। साथ में यहाँ पे प्राइसिंग भी लिस्टेड है, क्योंकि वे बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सस्ते में हम प्रोडक्ट्स देंगे डीमार्ट पे। अब अगला पॉइंट, कैसे बिल्ड करें एक प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सिर्फ कस्टमर्स को लाने की, रेवेन्यू की, इनकम की। तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे अपने टारगेट ऑडियंस से, जब आप एडवर्टाइज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली कस्टमर्स तो मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम में बिग बाजार की 20,000 करोड़ रुपए की इनकम है, डीमार्ट की 19,000 करोड़ की इनकम है। ये सभी जो फिगर्स हैं ये रुपीस में है और ये करोड़ में है। तो इनकम दोनों की तकरीबन सेम है, बट प्रॉफिट में आप देखेंगे कि बिग बाजार का थोड़ा कम है और डीमार्ट का ज़्यादा है। उसका भी कारण हम देखेंगे आगे। नंबर ऑफ स्टोर्स अगला जो पॉइंट है वो है, अगला जो मेट्रिक है वो है बिग बाजार के जो स्टोर्स हैं वो हैं कुछ 398, जो कि डबल हैं डीमार्ट से। डीमार्ट के हैं 176। तो डीमार्ट बिग बाजार के स्टोर तकरीबन दुगने हैं डीमार्ट से। अब यहाँ पर जो अगले मेट्रिक है उसमें हम और समझने थोड़ा कोशिश करते हैं। अब इनकम पर स्टोर, इनकम को हम डिवाइड कर देंगे अगर नंबर ऑफ स्टोर से, तो आपको मिलेगा 50 करोड़ रुपीस बिग बाजार का। बिग बाजार अगर एक स्टोर नया खोलेगा आज, तो बिग बाजार को 50 करोड़ रुपए इनकम में मिलेंगे हर एक स्टोर जैसे वो खोलता चले जाएगा। डीमार्ट को दुगने से भी ज्यादा 108 करोड़ रुपए हर एक स्टोर खोलने पे मिलेगा, रेवेन्यू के तौर पे, इनकम के तौर पे। और प्रॉफिट के तौर पे बिग बाजार को 2 करोड़ प्रॉफिट होगा अगर वो हर एक स्टोर खोलेगा। इसको हम प्रॉफिट पर स्टोर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बाय द वे एस्टिमेट्स है, यहाँ पे मैं कोई भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बोल रहा हूँ। ये बाय द वे मैं इस सारे जो नंबर्स हैं एनुअल रिपोर्ट से लाया हूँ। तो इनकम का जो नंबर है मार्च 2019 के अकॉर्डिंग, इनकम प्रॉफिट का नंबर तो आपको ठीक मिलेगा, नंबर ऑफ स्टोर्स भी आपको ठीक है, पर यहाँ पे इनकम और प्रॉफिट पर स्टोर जो है, इनकम पर स्टोर, प्रॉफिट पर स्टोर, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ये समझाने के लिए कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी क्या होती है। क्योंकि अगर आप एक नया स्टोर खोल लेंगे, स्केलेबल मींस आपका, अगर आपको नए नए स्टोर खोलने पड़ेंगे अपना बिजनेस मॉडल को स्केलेबल बनाने के लिए, आपको सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉफिट में ही नहीं है तो आप जैसे ही नया स्टोर खोलेंगे आप और लॉस में चले जाएंगे, एक और नया स्टोर खोलेंगे और लॉस में चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वो प्रॉफिट में होने चाहिए, और फिर आप और स्टोर्स खोलेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता चले जाना चाहिए। तो यही एडवांटेज है एक अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल का। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल भी होता है, और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि बिग बाजार और डीमार्ट ने दोनों ने अचीव करी। डीमार्ट ने का बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल और स्केलेबल है, और उसके पीछे कारण ये है कि बिग बाजार जो टारगेट कर रहा है वो अपर मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, जो कि इंडिया में कम है, काफ़ी कम है। और डीमार्ट जो है वो लोअर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन। तो डीमार्ट जो है कम स्टोर्स से ही ज़्यादा इनकम कमा लेते हैं इस वजह से। और डीमार्ट को प्रॉफिट इस वजह से हो रहा है क्योंकि डीमार्ट ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। डीमार्ट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि डीमार्ट जो है उसको, पहली बात तो हम जितने भी स्टोर्स हैं डीमार्ट के, डीमार्ट ने रेंट पे नहीं लिए हैं डीमार्ट ने रेंट पे नहीं लिए हैं, डीमार्ट ने सभी के सब खरीद के रखे हैं। डीमार्ट ने, बाय द वे ये दोनों कंपनीज 20 साल पुरानी है, तो डीमार्ट के जो ओनर हैं उन्होंने एक स्टोर खोला, एक स्टोर से जो प्रॉफिट मिला उससे दूसरा स्टोर खोला, दोनों स्टोर से जो प्रॉफिट मिला उससे तीसरा, तीनों से जो प्रॉफिट मिला उससे चौथा। तो इस तरह से वो अपना प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट से ही ज़मीन खरीदते चले गए, ज़मीन पे उनको रेंट नहीं देना पड़ा। इस वजह से उनका जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई। और साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब क्योंकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बिक रहे हैं, इसलिए उनको एडवांटेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिल पाता है। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट पे भले ही आप कम मार्जिन ले रहे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा बल्क में बेचते हैं, तो आपको फिर भी कम मार्जिन भी आपको वॉल्यूम में ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा। तो इस तरह से डीमार्ट और बिग बाजार का ये था बिजनेस मॉडल, और ये थे 4 लेसन जो आप सीख सकते हैं डीमार्ट और बिग बाजार से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। स्पेशली अगर आप एक रिटेल बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने रिटेल पर ये सभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, इन लेसन्स को सीखें, इन लेसन्स को समझ के आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।